for the Empire. ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। आज के मुख्य समाचार। सीपीसी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ पर 1 जुलाई को एक भव्य समारोह आयोजित होगा। वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के उम्मीदवार मैकी सेल से की मुलाकात। कोलकाता में चीन महावाणिज्य दूत शी वेई ने भारतीय मीडिया में लेख किया प्रकाशित। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह 1 जुलाई को सुबह 10 बजे चीन की राजधानी बीजिंग स्थित जन्मदिन भवन में आयोजित होगा। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग 1 जुलाई पदक प्राप्तकर्ताओं को पदक प्रदान करेंगे और महत्वपूर्ण भाषण देंगे। इस समारोह में पूरे चीन के उत्कृष्ट सीपीसी सदस्यों, उत्कृष्ट सीपीसी कार्यकर्ताओं और उन्नत जमीनी स्तर के सीपीसी संगठनों को भी सम्मानित किया जाएगा। चाइना मीडिया ग्रुप और शिन्हुआ न्यूज एजेंसी समारोह का सीधा प्रसारण करेंगे। पीपल्स डेली ऑनलाइन, cctv.com, china.org.in और अन्य प्रमुख केंद्रीय समाचार वेबसाइटों के साथ साथ पीपल्स डेली ऐप, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ऐप और सीसीटीवी न्यूज ऐप पर भी इस कार्यक्रम का एक साथ प्रसारण किया जाएगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ मनाने की संगीत सभा जनता सर्वोपरि 29 जून की रात बीजिंग में आयोजित हुई। शी जिनपिंग समेत पार्टी और देश के नेताओं ने लगभग 3,000 दर्शकों के साथ यह प्रदर्शन देखा। संगीत सभा को 5 भागों में बांटा गया। कलाकारों ने उत्कृष्ट संगीत और मनमोहक गीत से पार्टी के प्रति असीम प्यार व्यक्त किया और राष्ट्रीय पुनरुत्थान पर उनकी मजबूत आवाज बुलंद की। इन कार्यक्रमों में क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्रांतिकारी युद्ध में जनता और सेना की एकता को याद किया, समाजवादी क्रांति व निर्माण में विभिन्न व्यवसायों के विकास का वर्णन किया। इसमें सुधार और खुलेपन के बाद देश में हुए बदलाव को दिखाया गया और नए युग में दिन ब दिन खुशहाली का नजारा प्रदर्शित किया गया। उधर राजधानी में पार्टी के आम सदस्य, अलग अलग क्षेत्रों के आम लोगों के प्रतिनिधि और चीन में काम कर रहे विदेशी एक्सपर्ट के प्रतिनिधि भी बुलावे पर कॉन्सर्ट में शामिल हुए। उधर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के संगठन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2025 के अंत तक सीपीसी सदस्यों की कुल संख्या 10,12,86,000 है, जो पिछले साल से 10,15,000 से ज्यादा हो गई है। पार्टी के ग्रासरूट पर संगठनों की संख्या 54,31,000 थी, जो पिछले साल के मुकाबले 181,000 ज्यादा रही। परिचय के मुताबिक सीपीसी बुनियादी स्तर के संगठनों की मजबूती पर बड़ा महत्व देती है, सख्ती से पार्टी का निर्माण करती है और सुधार, विकास और स्थिरता कार्य में पर्याप्त रूप से बुनियादी स्तर के पार्टी संगठनों की भूमिका निभाती है। उधर 29 जून को सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के उम्मीदवार और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी सेल से मुलाकात की। मैकी सेल ने कहा कि मौजूदा स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति और भूमिका विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। हमें सदस्य देशों की अग्रणी भूमिका का सम्मान करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुधार को क्रमिक और व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। निष्पक्षता, न्याय, सहमति, समावेशिता और खुलेपन के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना का पालन करना चाहिए, जैसे कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सुरक्षा परिषद के अधिकार और दक्षता की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वांग यी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव चुनाव में मैकी सेल की भागीदारी बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रति उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाती है और इससे भी बढ़कर ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के साझा हितों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। संयुक्त राष्ट्र को कायम रखना, उसे पुनर्जीवित करना और मजबूत बनाना अधिकांश सदस्य देशों की साझा आकांक्षा है। चीन अधिक से अधिक देशों को एकजुट करना, प्रयासों को और मजबूत करना जारी रखेगा और संयुक्त राष्ट्र को युग की जरूरतों के अनुरूप बेहतर ढंग से ढलने और परिवर्तनों के बीच लगातार एकजुट और मजबूत होने के लिए बढ़ावा देगा।
उधर चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चीन वाणिज्य मंत्री वांग वेनथाओ और व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारोस शेफकोविच ने 29 जून को ब्रसेल्स में चीन यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश परामर्श और संयुक्त वक्तव्य जारी किया। प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के तौर पर चीन और यूरोपीय संघ इस बात पर सहमत हुए हैं कि चीन यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश परामर्श तंत्र का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और संतुलित करने के लिए व्यापार और निवेश नीतियों पर मंत्री स्तरीय संवाद को मजबूत करना है। चीन यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश परामर्श तंत्र की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का उचित समाधान करने के महत्व पर जोर दिया और व्यावहारिक समाधान खोजने पर सहमति जताई। चीन यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश परामर्श तंत्र में प्रारंभ में 4 कार्य मॉड्यूल शामिल हैं: व्यापार और निवेश संतुलन, निर्यात नियंत्रण, बौद्धिक संपदा अधिकार और विश्व व्यापार संगठन सुधार। वांग वेनथाओ और आयुक्त शेफकोविच के अधिकृत अधिकारियों ने 4 कार्य मॉड्यूल पर संवाद जारी रखा और 2026 की शरद ऋतु में एक और मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई। उधर हाल ही में चीन राज्य परिषद ने शिक्षा विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना जारी की, जिसमें चीन को एक शिक्षा शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के तौर पर तेजी लाने की व्यवस्था की गई है। योजना में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नए युग की चीनी विशेषताओं वाली समाजवादी विचारधारा को मार्गदर्शन के तौर पर अपनाने, पार्टी की व्यापक नेतृत्व और शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले विकास पर जोर देने, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक और संपूर्ण विकास वाले समाजवादी निर्माताओं और उत्तराधिकारियों को तैयार करने पर बल दिया गया है। 2030 तक का लक्ष्य है कि शिक्षा शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हो, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली मूल रूप से स्थापित हो जाए, शिक्षा का विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रतिभाओं को समर्थन अधिक मजबूत हो, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशीलता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो। योजना में नैतिकता और प्रतिभा विकास, शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी और प्रतिभाओं का समर्थन, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की टीम का निर्माण और शिक्षा के खुलेपन जैसे 5 पहलुओं के आसपास 23 प्रमुख कार्यों की व्यवस्था की गई है। साथ ही संसाधनों की अग्रिम योजना, सड़कें, लेआउट के अनुकूलन आदि व्यवस्थित कार्यों को तैनाती की गई है। वहीं 6 पहलुओं वाले व्यापक सुधार कार्यों और 15 प्रमुख परियोजनाओं को स्पष्ट किया गया है। इसमें कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ाने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उधर भारत के कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत शू वेई ने भारतीय मीडिया में एक लेख प्रकाशित किया है। 26 जून को चीनी महावाणिज्य दूत शू वेई ने द इंडियन एक्सप्रेस में एशियाई सदी के उज्जवल भविष्य का निर्माण शीर्षक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित 4 वैश्विक पहलों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया। उन्होंने लेख में कहा कि आज की दुनिया में सदी व्यापी परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उथल पुथल बढ़ रही है, हेगमेनिज्म और शक्ति राजनीति बढ़ रही है, एक तरफावाद और संरक्षणवाद का प्रभाव मजबूत हो रहा है, वैश्विक शांति, विकास, सुरक्षा और शासन की कमी लगातार बढ़ रही है। मानवता की शांति और विकास की उपलब्धियां एक नए इस उथल पुथल भरी दुनिया में अधिक निश्चितता और स्थिरता कैसे लाई जाए, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पृष्ठभूमि में चीन और भारत की भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। दुनिया में केवल चीन और भारत की आबादी 1.4 अरब से अधिक है, जहाँ सफलता किसी भी अन्य देश के लिए अतुलनीय है। वर्तमान में विश्व आर्थिक केंद्र से एशिया की ओर तेजी से स्थानांतरित होने की बात आम सहमति बन गई है। चीन भारत संबंध द्विपक्षीय दायरे से आगे बढ़कर वैश्विक और रणनीतिक महत्व रखते हैं। एशियाई सदी न केवल क्षेत्रीय दृष्टि है, बल्कि वैश्विक सत्ता की पूर्ण शर्त भी है। उधर 30 जून की सुबह भारत के पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में स्थित एक रिफाइनरी में आग लग गई, जिसमें कम से कम 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आग समय के मुताबिक सुबह 4 से 5 बजे के बीच लगी, जब रिफाइनरी में नेफ्ता ढोने वाली एक पाइपलाइन में आग लग गई। रिफाइनरी के संचालक ने बताया कि यह घटना संभवतः नेफ्ता की थोड़ी से जुड़ी हो सकती है और सभी कारणों की जांच की जा रही है। चीन की संस्कृति, सभ्यता, जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान,
सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, CRI की हिंदी सेवा के स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी और चीन में गांधी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी और चीन में गांधी। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, गांधी और गांधीवाद का चीन पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। व्यवस्था एवं विचार में अंतर होते हुए भी चीन के आम आदमी का गांधी जी के प्रति विशेष आदर भाव रहा। 19वीं शताब्दी के 2 दशकों में चीनी बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने देश की आम जनता को गांधी जी से परिचित कराया। चीनी क्रांति के आरंभ के 20 वर्षों में गांधी जी और उनके विचारों से संबंधित लगभग 30 पुस्तकें चीनी भाषा में प्रकाशित हुई। इनमें केवल गांधी जी की आत्मकथा के ही 4 अनुवाद थे। अनेक पुस्तकें गांधी जी की विचारधारा पर केंद्रित थी। चीनी भाषा की एक महत्वपूर्ण पत्रिका पूर्वी पत्रिका में गांधी जी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित लगभग 70 लेख प्रकाशित किए थे, जिनमें विशेष रूप से चर्चित लेख थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता गांधी जी, गांधीवाद क्या है, भारत की अहिंसक क्रांति, भारतीय स्वाधीनता संग्राम आदि। इनमें गांधी जी की आत्मकथा का संक्षिप्त रूप भी चीनी आम पाठकों को बहुत पसंद आया। इसी सुप्रसिद्ध पत्रिका ने गांधी और नया भारत शीर्षक में एक बहुत बड़ा विशेषांक भी निकाला था। चीन की मुक्ति के पश्चात गांधी जी से संबंधित पुस्तकें और लेख और भी अधिक संख्या में प्रकाशित हुए। यहाँ तक कि कुछ विश्वविद्यालयों में गांधी जी के बारे में विशेष अध्ययन की भी व्यवस्था की गई। इन सब से स्पष्ट होता है कि गांधी और गांधीवाद चीन में वर्षों से विशेष चिंतन और चर्चा का विषय रहा। चीनी चिंतन में गांधी जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत में जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तब चीन में उसकी अच्छी प्रतिक्रिया हो रही थी। 1920 से 24 तक इन 4 वर्षों में असहयोग आंदोलन पर ही पूर्वी पत्रिका ने 20 से अधिक लेख प्रकाशित किए थे। इनमें अधिकांश लेखों में गांधी और गांधीवाद की मुक्त कंठ से सराहना की गई थी। गांधी को महान विचारक, अग्रणी क्रांतिदर्शी, सुलझा हुआ समाज सुधारक माना गया था। कभी कभी भारत के बेताज बादशाह के नाम से भी गांधी जी को संबोधित किया गया था। जनता की मान्यता थी कि गांधी की शक्ति तत्कालीन भारतीय मनीषा की शक्ति है। वही शक्ति राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सूत्रपात कर रही है। वे उन्हें मात्र भारत की ही नहीं, संपूर्ण पूर्व की शक्ति और नई सोच का प्रतिनिधि मानते थे। सत्य के प्रति समर्पित, अहिंसा के आग्रही गांधी की तुलना चीनी जनता महान चिंतक टॉलस्टॉय से करती थी। चीन में लोग शोषण के विरुद्ध अहिंसक क्रांति के मार्ग को नए दर्शन के रूप में लेते थे, जो संभवतः अधिक व्यावहारिक था। परंतु गांधी दर्शन की इस असाधारण सफलता को संदेह की दृष्टि से देखने वाले भी चीन में कुछ कम संख्या में नहीं थे। इसे अधिक व्यावहारिक नहीं मानते थे। उसके दूरगामी परिणामों के प्रति वे आशंकित थे। इस काल में गांधी और गांधीवाद के प्रति स्वीकार एवं नकार के अतिरिक्त एक तीसरा पक्ष में रहा। वो मानते था कि गांधी जी के इस दृष्टिकोण के पीछे उनका गहन आध्यात्मिक चिंतन, धर्म के प्रति उनकी अडिग आस्था और पश्चिमी मानवतावाद की भूमिका भी रही है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी और चीन में गांधी कड़ी। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
इसके बाद की स्वर्ण साम्राज्यवादी सरकार ने 6 वर्षों के लिए उन्हें जेल के सीक्षों में बंद किया, जिससे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को भी कुछ कम क्षति नहीं पहुंची थी। इन सारी घटनाओं पर चीनी बुद्धिजीवी वर्ग की तीव्र प्रतिक्रिया रही। अनेक प्रभावशाली लोगों ने गांधी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। डॉक्टर तुमिया सेन ने अपने कई भाषणों में गांधी जी का हृदय से समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि चीनी जनता भी भारतीय जनता की तरह असहयोग और अहिंसा का मार्ग अपना ले तो उसे संसार की कोई भी सैन्य शक्ति दबा नहीं पाएगी। चीन की मुक्ति के पश्चात चीन के विविध विश्वविद्यालयों में गांधीवाद के अध्ययन की और अधिक व्यवस्था की गई। चीन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, गांधी दर्शन, गांधी का सामाजिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में गांधी का स्थान आदि अनेक विषयों पर शोध कार्य संपन्न हुए, परंतु इनमें सभी शोध कार्य के निष्कर्ष समान नहीं थे। 1980 के पश्चात पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण में व्यापक अंतर आया। चीन में भी ये परिवर्तन रेखांकित किया जाने लगा। गांधी की एक नई तस्वीर उभरने लगी। गांधी के प्रति जितना गहरा लगाव 1980 के पश्चात रहा, उतना इसके पूर्व संभवतः नहीं था। गांधी साम्राज्यवादियों के संरक्षक नहीं, भारत की दीनहीन जनता के हिमायती थे। वांग छुन ख्वा ने इस पर विस्तार से लिखा, जब गांधी का दर्शन अहिंसा और सत्य पर आधारित रहा तो पूंजीवादी विचारधारा के पक्ष में वो कैसे जा सकता है। गांधी ग्राम स्वराज की बातें करते थे। ये विचार पूंजीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। गांधीवादी सोच में यानी अहिंसक आंदोलनों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक दृष्टि में दिशा दी। चीनी विद्वानों के लिए ये एक नया दर्शन था। खादी और चरखा आंदोलन गांधी के प्रगतिशील विचारों के परिचायक थे। इस बात का समर्थन वांग छुन ने स्पष्ट शब्दों में किया है। उनका मानना था कि गांधी जी की देशभक्ति, उनकी अटूट तपश्चर्या, उनके त्याग एवं बलिदान का प्रभाव भारत के अतिरिक्त एशिया के कई अन्य देशों पर भी पड़ा। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका ने गांधी के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से बहुत कुछ ग्रहण किया। चीनी जनता का गांधी जी के प्रति सदैव जो श्रद्धा भाव रहा, उसका एक कारण ये भी था कि चीन के सबसे कठिन काल में गांधी ने अपना सैद्धांतिक ही नहीं, भौतिक समर्थन भी चीन को लिया था। गांधी का मानवतावादी दृष्टिकोण मात्र भारत के लिए ही नहीं, शेष सारे संसार के लिए भी रहा। भारत और चीन की समस्याओं में अधिक अंतर नहीं। सदियों से चली आ रही इस परंपरागत मित्रता को प्रगाढ़ बनाने में गांधी विचारधारा भविष्य में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती है। इन दोनों देशों की मित्रता विश्व के कल्याण में निश्चित ही सहायक होगी। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग छुन के लिखे हुए चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीनी जनता की यादों में महात्मा गांधी, चीन में गांधी। तो श्रोता मित्रों, तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलुंग और उनका भारत शास्त्र। बेइजिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ची शेनलुंग न सिर्फ एक चर्चित साहित्यकार, अनुवादक, शिक्षा शास्त्री, भाषाविज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि वे प्राचीन अर्वाचीन और प्राच्य पाश्चात्य से संबंधित ज्ञान के विविध क्षेत्रों के गहन अध्येता और मर्मज्ञ भी हैं। अन्य अध्येताओं की अपेक्षा उनके अध्ययन और शोध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उन्होंने भाषा शास्त्र, संस्कृति शास्त्र, इतिहास शास्त्र, बौद्ध धर्म शास्त्र और तुलनात्मक साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान दिए हैं। लेकिन पिछले कई दशकों में उन्होंने जिस क्षेत्र पर अपना सर्वाधिक ध्यान लगाया है और जिसमें उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक हैं, वो है भारत विषयक अध्ययन। इस विषय पर उनके द्वारा लिखित और अनुदित बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं।
जिनमें कुछ मिलाकर 80 लाख से ज्यादा शब्द हैं। चीन में भारत विषयक अध्ययन के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है। भाषा शास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर ची शेनलिन का योगदान इतना बड़ा है कि लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। वे न सिर्फ अंग्रेजी, जर्मन, पाली, सोहेरियन आदि भाषाओं में पारंगत हैं, बल्कि फ्रांसीसी और रूसी भाषाओं में लिखित पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने भाषाओं का गहराई से अध्ययन किया और भाषा शास्त्र को समृद्ध और विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की प्राचीन भाषाओं पर शोध करना बहुत कठिन और नीरस है, परंतु उन्हें इसमें बहुत आनंद मिलता है। यहाँ तक कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में पढ़ते समय जब हवाई जहाज के शोर से कानों के पर्दे फट जाते थे, भूखमरी आम बात थी। जिंदगी का कोई भरोसा न था और मौत हर समय दरवाजे पर खड़ी रहती थी। उन दिनों भी उनकी मेज लिखे हुए कागजों से भरी रहती थी और उन्हें इसमें थकान की जगह आनंद आता था। चीन वापस लौटने के बाद हालांकि अध्ययन के साधन सीमित थे और उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका इरादा पहले की तरह पक्का था और वे अध्ययन और शोध के काम में जुटे रहे। उन्होंने एक एक पल का समय निकालकर उसका पूरा सदुपयोग किया ताकि कुछ कर सकें। किसी ने उनसे पूछा, भाषा का अध्ययन और उसके बारे में शोध करने से क्या फायदा? प्रोफेसर ची ने एक लेख में बौद्ध संस्कृति की चर्चा करते समय इसका जवाब दिया है। इतनी मेहनत करके बौद्ध संस्कृति का अध्ययन करने से क्या फायदा? उसका मूल्य क्या है? अगर दूरदृष्टि से देखें तो सचमुच ही इसका बहुत लाभ है। पहले पश्चिमी विद्वान तुलनात्मक भाषा शास्त्र का अनुशोधन करते थे। उनका उद्देश्य था भारत यूरोपीय भाषा परिवार की विभिन्न भाषाओं के आपसी संबंध जानना और उन भाषाओं के विकास के नियम खोज निकालना। उन्होंने एक नया मार्ग प्रशस्त किया और शानदार उपलब्धियां हासिल की। लेकिन इस अध्ययन क्षेत्र के बाहर अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये स्थिति देखकर प्रोफेसर ची ने बौद्ध संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया और इस कमी को पूरा किया। कई दशकों के इस शोध का उद्देश्य उनके अपने ही शब्दों में इस प्रकार है। मैं चाहता हूं कि भाषा विज्ञान के नियम खोजने जैसे काम से आगे बढ़कर बौद्ध संस्कृति के अनुशोधन को भारतीय बौद्ध इतिहास के अनुशोधन के साथ मिलाया जाए और कुछ नए सवालों को हल किया जाए। उन्हें ये अनुशोधन करते हुए 40 साल से ज्यादा समय हो गया है। इन वर्षों में उनका रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा रहा। बौद्ध संस्कृति के अनुशोधन के द्वारा उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया और बौद्ध संस्कृति के विकास का नियम खोज निकाला, जो भारतीय भाषाओं के विकास के इतिहास के लिए भारी महत्व रखता है। उनके मध्य प्राचीन भारतीय भाषा में समास का अन से ओ तथा उ में रूपांतर बौद्ध सूत्रों के काल और स्रोत के निर्धारण में मापदंड के रूप में प्रयुक्त होने वाले क्रिया शब्दों में परिवर्तनीय रूप के अनुप्रयोग से संबंधित कतिपय प्रश्न इत्यादि सब ऊंचे स्तर के शोध प्रबंध हैं और विश्व में प्रचलित अध्ययन और भाषा शास्त्र के क्षेत्रों में इन्हें काफी महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी विदेशी विद्वान प्रोफेसर ची की चर्चा करते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर ची मध्य प्राचीन काल की भारतीय भाषा के स्वरूप से संबंधित अपनी शोध उपलब्धियों के लिए संसार में मशहूर हैं। ये मूल्यांकन बिल्कुल सही है। प्रोफेसर ची ने न सिर्फ भाषा शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है, बल्कि भाषा शास्त्र के अध्ययन के जरिए दूसरे विषय के क्षेत्र में अपने अध्ययन को भी बढ़ाया है। भाषा अध्ययन से शुरू करना अध्ययन करने के उनके महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। कई दशकों से इस तरीके के सफल प्रयोग से सिद्ध हो चुका है कि यह तरीका वैज्ञानिक है और प्रभावकारी भी। उन्होंने भाषाई अनुसंधान को बौद्ध धर्म के इतिहास के अध्ययन के साथ जोड़ा है। प्राचीन बौद्ध भाषा पर शोध करते समय वे भाषा के स्वरूप में परिवर्तन के अध्ययन की सीमा में ही आबद्ध नहीं रहते, बल्कि इसके पीछे छुपे तथ्यों का उद्घाटन करने का प्रयत्न भी करते हैं। उनकी मान्यता है कि प्राचीन बौद्ध भाषा अथवा स्थानीय बोली के स्वरूप के परिवर्तन का अध्ययन से प्रायः ऐसी भाषा अथवा बोली की उत्पत्ति, उनके प्रचलन का समय और स्थान ज्ञात हो सकता है।
बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं की उत्पत्ति के काल और उनके प्रचलन के क्षेत्र के निर्धारण हेतु ये एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। महायान की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्राचीन काल से लेकर आज तक देश विदेश के अनेक विद्वानों ने इस विषय पर शोध किया है, लेकिन किसी ने भी भाषा की विलक्षणताओं की दृष्टि से इसका अध्ययन नहीं किया है। प्रोफेसर ची शेनलिन महोदय ने अपने कठिन परिश्रम से इस दिशा में नया मार्ग प्रशस्त किया है। अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है, भाषा की विलक्षणताओं का विश्लेषण ही महायान की उत्पत्ति विषयक अनुसंधान का एकमात्र रास्ता है। महायान की उत्पत्ति और विकास का प्रत्येक चरण भाषा की विलक्षणताओं में प्रतिबिंबित हुआ है। भाषा की विलक्षणता को समुचित तर्क के साथ मिलाकर उसका विस्तृत विश्लेषण करें तो शोध कार्य में निश्चित ही तीव्र गति से प्रगति होगी। चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र। ये प्रोफेसर ची द्वारा निकाला गया एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। उन्होंने उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार कई अनुसंधान किए जिनमें उन्हें बड़ी उपलब्धियां मिली। उनका नाम विश्व के प्रथम श्रेणी के विद्वानों में लिया जाने लगा और वे विभिन्न देशों के विद्वानों के आदर के पात्र बन गए। इस क्षेत्र में उनकी प्रतिनिधि रचनाओं में भारत की प्राचीन भाषाएं, निबंध संकलन और आदि बौद्ध भाषा से संबंधित प्रश्न और समस्याएं इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से कुछ मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए और कुछ जर्मन भाषा में, बाकी लेख चीनी भाषा में हैं। उनके लेख अप्रत्यक्ष प्रमाणों से भरे हुए हैं। लेखन शैली बहुत ही जीवंत है और विषय वस्तु की विविधता अत्यधिक विशाल है, जिसमें बौद्ध संस्कृति, सुमेरियन भाषा और बौद्ध धर्म का इतिहास आदि सम्मिलित है। उनके लेखों के निष्कर्षों से असहमत होना कठिन है। उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ लेख विश्व विख्यात विद्वानों के साथ तर्क युद्ध के क्रम में लिखे गए हैं। तर्क युद्ध के अंत में प्रतिपक्षीय विद्वानों ने प्रोफेसर ची शेनलिन महोदय के अकाट्य तर्कों और साक्ष्यों के सामने नतमस्तक होकर उनके विद्वत्तापूर्ण निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और हृदय से उनकी सराहना की है। इस प्रकार प्रोफेसर ची महोदय ने न केवल तर्कपूर्ण ढंग से अपने मत को प्रतिष्ठित किया और विदेशी विद्वानों के कुछ गलत निष्कर्षों को ठीक किया, बल्कि उनके साथ गहरी मित्रता भी स्थापित की। संस्कृति शास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर ची ने पूर्ववर्ती विद्वानों की सफलताओं को ग्रहण करके और आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। चीन और भारत दो महान राष्ट्र हैं। उन्हें एक दूसरे से सीखते और आपस में संस्कृति का आदान प्रदान करते हुए 2000 से ज्यादा साल हो गए। प्राचीन चीन के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जैसे कुतुब मीनार, कागज बनाने की कला, छपाई कला, बारूद, रेशम के इत्यादि सीधे या दूसरे देशों से होते हुए भारत में आए। भारत के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार ज्योतिष, धर्म, दवा चिकित्सा, ध्वनि विज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत इत्यादि का भी एक के बाद एक चीन में प्रवेश हुआ। इन सब ने दोनों देशों के सांस्कृतिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई। भारत और चीन के बौद्ध शिक्षकों ने हान राजवंश से सुंग राजवंश तक के 1000 से ज्यादा सालों में संस्कृत, पाली और प्राचीन शिनचांग की भाषा से बड़ी संख्या में बौद्ध सूत्रों का अनुवाद किया। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के बीच एक दूसरे से सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन अनुवाद कार्य के पीछे उनका उद्देश्य था पुण्य का संचय। जो बौद्ध धर्म से संबंधित न हो या ज्यादा संबंधित न हो, उसमें उन्हें ज्यादा रुचि नहीं थी। अतः बहुत सी श्रेष्ठ संस्कृत रचनाओं का अनुवाद नहीं किया गया। प्रोफेसर ची ने इस स्थिति पर गौर किया। धर्म में उनकी आस्था नहीं है, न ही धर्म के पुण्य कर्म और प्रतिफल से उन्हें कोई मतलब है, लेकिन उन्होंने चीन और भारत के बीच आपसी समझदारी बढ़ाने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए 40 के दशक से ही भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना और चीनी जनता को उससे परिचित कराना शुरू कर दिया था।
आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण भारत के बारे में उनका अध्ययन नए चीन की स्थापना के बाद ही बड़े पैमाने पर आरंभ हो सका। नए चीन की स्थापना के बाद से भारतीय जनता में चीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा काफी बढ़ी है। इसे देखते हुए भारतीय विद्वानों ने बड़ी संख्या में चीनी साहित्य की पुस्तकों का अनुवाद किया है। चीनी जनता भी भारत के बारे में बहुत जिज्ञासु है। चीनी विद्वानों ने भारत के विख्यात प्राचीन और आधुनिक रचनाओं का अनुवाद किया है। इन रचनाओं में बौद्ध सूत्र ही नहीं बल्कि भारतीय जनसाधारण के जीवन और उसकी आशाओं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली साहित्यिक रचनाएं हैं। प्रोफेसर ची शेनलिन महोदय ने भारतीय नीति कथा संकलन पंचतंत्र, कालिदास के विश्व विख्यात नाटक शाकुंतला, महाकाव्य रामायण इत्यादि का अनुवाद किया। इन पुस्तकों के प्रकाशन का चीन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार प्रोफेसर ची ने चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में सराहनीय योगदान दिया। प्रोफेसर ची के आदर्श उदाहरण का अनुकरण करते हुए और उनके परामर्श से लाभान्वित होकर चीनी अनुवादकों ने बड़ी संख्या में भारत की विख्यात साहित्यिक कृतियों और प्राचीन ग्रंथों का एक के बाद एक चीनी भाषा में अनुवाद किया। प्रोफेसर ची ने न सिर्फ प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया बल्कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन पर भी बहुत ध्यान दिया। दोनों कार्य लगभग साथ ही साथ होते रहे हैं। कई शोध का एक साथ काम करना ची शेनलिन महोदय का विगत कई दशकों से काम करने का तरीका रहा है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र। प्रकाशित उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं भारत चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रबंध संकलन, रामायण पर एक प्राथमिक अध्ययन, बौद्ध धर्म और चीन एवं भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास इत्यादि। इन रचनाओं के प्रकाशित होने से भारत विषयक अध्ययन की बहुत प्रगति हुई और चीन एवं भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिली। प्रोफेसर ची के सक्रिय प्रभाव में भारत के विभिन्न प्रांतों का इतिहास और संस्कृति, भारत के हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज, भारतीय समाज की समीक्षा, भारत के महाकवि टैगोर, धर्म और भारतीय समाज, और चीनी संस्कृति, भारत, चीन और दक्षिण एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास इत्यादि शोध ग्रंथ चीन में एक के बाद एक प्रकाशित हुए और भारतीय संस्कृति के अध्ययन की लहर पड़ी। इन पुस्तकों के प्रकाशन के पीछे पुस्तक के लेखकों का व्यक्तिगत परिश्रम अवश्य है, परंतु कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जिसके पीछे प्रोफेसर ची का खून पसीना और उनकी सहायता न हो। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में इस नई लहर के उद्भव को प्रोफेसर ची के आदर्श नेतृत्व और सक्रिय सहायता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इतिहास शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में प्रोफेसर ची ने न सिर्फ भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें अनेकानेक वैज्ञानिक सिद्धांत और विधियां दी हैं, बल्कि हमारे लिए शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। भारत का संक्षिप्त इतिहास एवं 1857 से 1859 का भारतीय जन आंदोलन के अतिरिक्त भारत के इतिहास से संबंधित उनकी अन्य कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं। रामायण पर एक प्राथमिक अध्ययन, चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास आदि। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसी समस्याओं और प्रश्नों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है जिन पर विगत काल के विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया था अथवा जिनका समाधान अब तक न हो सका था। उन्होंने ऐसी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपने विशिष्ट विचार प्रस्तुत किए और इस तरह भारतीय इतिहास के अध्ययन में छूटे हुए कई रिक्त स्थानों की पूर्ति कर भारतीय इतिहास के अध्ययन का नया दरवाजा खोल दिया और देश विदेश के विद्वानों का सम्मान अर्जित किया।
ये दोस्ती तेरे दम पे है, 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 ये दोस्ती तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग चुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिदृश्य की विवरण के तहत चीन के प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर ची शेनलिन और उनका भारत शास्त्र। आज ये कड़ी समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर, शूकर और दीर्घायु नक्षत्र ने राजा के सामने पूरी घटना सुना दी और ज्येष्ठ जन का पर्दाफाश किया। राजा बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और इस सब के लिए उसने सभी को धन्यवाद दिया और सभी के लिए राजभोज का आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। 7-8 कोस चलने के बाद भी यात्रियों को बिछोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। जब तानसेन ने बार बार आग्रह पूर्वक अनुरोध किया कि वह शाही वाहन से उतरकर अपने घोड़े पर सवार होना चाहता है और उनसे विदा लेना चाहता है, तब कहीं जाकर वे लोग माने। लेकिन जब तक तीर्थयात्रियों की टोली अदृश्य नहीं हो गई, तब तक भिक्षु देश के निवासी अपने नगर की ओर नहीं लौटे। जब उन चारों तीर्थयात्रियों की चलते काफी समय बीत गया था तो शीतकाल और वसंत काल भी बीत चुकी थी। चारों ओर बेशुमार जंगली फूल और हरे भरे पहाड़ी वृक्ष दिखाई दे रहे थे। फूलों की महक से वातावरण भर गया था। तभी उन्होंने अपने सामने एक अन्य गगनचुंबी पर्वत खड़ा देखकर तानसेन तो घबरा गया। उसने पुकारा, शिष्यों, हमारे सामने जो ऊंचा पर्वत खड़ा है, उसे पार करने के लिए क्या कोई रास्ता है? हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। वानर ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, एक अनुभवी यात्री के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तानसेन ने जवाब दिया, मुझे डर है कि इस पर्वत के चट्टानों पर कहीं राक्षस ना रहते हों और इसकी गहरी खाइयों में कहीं प्रेतात्माओं का वास तो नहीं। शुकर ने कहा, चिंता ना करें गुरुदेव, चिंता ना करें। अब हम पश्चिमी स्वर्ग से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी यात्रा सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो जाएगी। रास्ते में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। गुरु शिष्य अभी बातचीत कर ही रहे थे कि पर्वत के तलहट में पहुँच गए। वानर ने अपना नौहदंड उठा लिया और एक सपाट चट्टान पर चढ़ गया। उसने पुकारा, गुरुदेव, यहाँ एक रास्ता पर्वत के इर्द गिर्द आगे जा रहा है। यह रास्ता बहुत ही सुगम है, जल्दी चलिए। थांग महाभिक्षु ने चिंता छोड़कर घोड़े को चाबुक मारी, जिससे घोड़ा आगे बढ़ गया। भिक्षु रेतात्मा ने शुकर से कहा, कुछ देर के लिए सामान तो उठा लो भैया। शुकर ने वैसा ही किया, जबकि भिक्षु रेतात्मा ने घोड़े की लगाम थाम ली और गुरुदेव नक्काशीदार काठी पर बैठ गया। वे तीनों वानर के पीछे पीछे चढ़ाई पर बने मुख्य मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। बातें करते करते गुरु शिष्यों ने देखा कि सामने चीड़ का एक विशाल प्रकाशहीन घना जंगल फैला हुआ है। थांग महाभिक्षु डर कर बोला, जैसे ही हमने पर्वत का जोखिम भरा रास्ता पकड़ा,
हम चीड़ के एक प्रकाशमान कंबल में पहुंच गए। इसके क्या पता है, हमें सावधान रहना चाहिए। वानर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। सांड ने कहा, डरने की बातें मत करो, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता हो उस पर हरगिज़ यकीन न करो, और अच्छाई के खेत में आने वाली बुराई से सावधान रहो। मैं तुम्हारे साथ अनेक चीड़ बनों से गुजर चुका हूँ, लेकिन इतना बड़ा और इतना घना चीड़ वाला द्वीप है मैंने पहले कभी नहीं देखा। महान मनुष्य पूरी तरह भी डरा हुआ नहीं था। अपने दर्द के रास्ते को साफ करता हुआ वह थान महाभिक्षु के साथ घने जंगल की गहराइयों में बढ़ता गया। वे लोग निश्चिंत होकर कई घंटे चलते रहे, फिर भी उन्हें उस बीहड़ वन के पार पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तभी थान महाभिक्षु बोला, पश्चिम की यात्रा के दौरान हम अस्सी में दुर्गम और भयावह पहाड़ी वनों से गुजर चुके हैं। भगवान की कृपा से हमें यहाँ पवित्रता और सौंदर्य से भरपूर शांत वातावरण मिल गया है। यहाँ के दुर्लभ और अद्वितीय पुष्प सचमुच सहलादकारी है। मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहता हूँ और घोड़े को आराम देना चाहता हूँ। साथ ही मुझे भूख भी लग रही है। जाओ, कहीं से कुछ शाकाहारी भोजन ले आओ। वानर ने कहा, गुरुदेव, आप घोड़े से उतर आइए, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। धर्माध्यक्ष घोड़े से उतर आया। शुकर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और भिक्षु रतात्मा ने सामान्य से उतार कर भिक्षा का मंडल निकाला और उसे वानर को दे दिया। वानर बोला, आप यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहें और डर शब्द का इस्तेमाल भी न करें। मैं कुछ ही पलों में वापस लौट आऊंगा। वानर बाजी खाकर आकाश के बीचों बीच जा पहुंचा और अपने मेघयान को रोक कर नीचे देखने लगा। उसने देखा चीड़ वन के ऊपर मंगलकारी मेघ छाए हुए हैं और प्रभा मंडल का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। उसने मन ही मन कहा, वाह, क्या आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों कहा? वह दरअसल महाभिक्षु की सराहना कर रहा था, जो परमादरणीय स्वर्ण शिष्य का एक अवतार है और एक ऐसी पवित्र भी है जो पिछले 10 जन्मों में अपने आचरण का उत्थान कर चुका है। यही कारण था कि उसकी सिर के इर्द गिर्द एक मंडलकारी सभा मंडल बन गया था। आगे चलकर वानर ने देखा कि जंगल के दक्षिण से काली भाप का एक स्तंभ ऊपर की तरफ उठ रहा है। उसने चिंतित होकर मन ही मन सोचा, काली भाप का मतलब तो ये है कि हमें किसी न किसी अनिष्टकारी घटना का सामना करना होगा। शुकर या सूर्यदात्मा की बात से काली भाप आने का तो सवाल ही नहीं आता। वानर जब यह सब समझने की कोशिश कर रहा था कि भाप कहाँ से आ रही है, उस समय सांड वन में बैठे अपने सूत्र का पाठ कर रहा था। अचानक उसने बचाओ बचाओ की धीमी धीमी पुकार सुनी। सांड ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अच्छा है कि हम लोग यहाँ हैं, लेकिन इतने घने जंगल में छिपने वाला कौन हो सकता है? ना हो यह किसी बिल्ली, बाघ, खेती या अन्य जंगली जानवर के तरह से इंसान है। मैं काका पूछता हूँ। अब क्या था, धर्माध्यक्ष उठ खड़ा हुआ और 1000 वर्षों पुराने और उससे भी ज्यादा पुराने चीड़ के पेड़ों के बीच लताओं बेलों से थामते हुए उस जगह जा पहुंचा जहाँ से वह आवाज आ रही थी। वहाँ उसने देखा एक स्त्री एक विशाल पेड़ से बंधी हुई है। स्त्री के शरीर का ऊपर का आधा भाग बेलों से वृक्ष के तने के साथ बंधा था और नीचे का आधा भाग जमीन में गड़ा था। सांड ने पूछा, बोधिसत्व महोदया, आपको यहाँ किस लिए बांधा गया है? प्रत्यांगना ने उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और बिलख कर रोने लगी। उसका रूप इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही मछलियाँ पानी में डूब जाती और जंगली पक्षी आसमान से नीचे गिर जाती। उसकी शोकाकुल चमकीली आंखों का सौंदर्य देखकर सांड भी छिप जाता और ऊँट भी शर्मा जाती। सांड को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई।
अपना मुंह खोलकर उसने उस स्त्री से फिर से पूछा, आपने कौन सा अपराध किया है बोधिसत्व महोदया? मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको मुक्त करा सकूं। प्रेतात्मा ने अपने झूठ की पिटारी खून से हुए जवाब दिया, स्वामी, मेरा घर सिर्फ प्रदेश में है जो यहाँ से कोई 70 कोस दूर है। मेरे माता पिता घर पर है। मुझे सज्जनता बहुत अच्छी लगती है। अपने नाते रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। पितृ पूजा उत्सव के अवसर पर उन्होंने अपने सभी संबंधियों और परिवारजनों को पूर्वजों की समाधियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उन्हें झाड़ने बुहारने के लिए आमंत्रित किया। पालकियों और घोड़ों पर सवार लोगों का एक भारी जुलूस नगर के बाहर समाधि स्थल पर जा पहुंचा। वहाँ हमने पितृ पूजा संपन्न करने के बाद जैसे ही कागज के घोड़े जलाए, ढोल नगाड़ों के साथ डाकुओं का एक गिरोह मारो मारो की आवाज के साथ हम पर टूट पड़ा। मेरे माता पिता और सभी संबंधी घोड़े व पालकी ऊपर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन मैं बहुत डर गई थी और भाग नहीं सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। डाकू मुझे उठाकर इस पहाड़ी इलाके में ले आए। डाकुओं का मुख्य सरदार मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, दूसरा सरदार भी मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहता था और तीसरा और चौथा सरदार मेरे रूप पर मोहित थे। कोई 70-80 लोगों ने मुझे लेकर झगड़ा किया। उनमें से कोई भी हथियार डालने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पेड़ से बांध दिया है और अपना गिरोह तोड़ दिया है। पिछले 5 दिनों और 5 रातों से मैं यहीं बंधी पड़ी हूँ। आदरणीय महोदय, न जाने कितने पीढ़ी पुराने मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप की वजह से आज आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझ पर दया दिखाइए और मेरी जान बचा लीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बात खत्म होते ही उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में जिन सीखें रोजमर्रा की जिन भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान नमस्ते। श्रोताओं को मेरा का श्रोता भी प्यार भरा नमस्कार। रोजमर्रा की जिन भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले बात में हमने कामकाज के बारे में जिन बात सीखा था। अब आज का बात शुरू। पहले सुनिए बात के मुख्य विषय। 你最近忙吗？ क्या इन दिनों आप व्यस्त हैं? 你的爱好是什么？ आपकी रुचि क्या है? 我喜欢看书。 मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। 周末你一般干什么？ सप्ताहांत में आप क्या करेंगे? आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस पाठ में हम शौक या रुचि के बारे में सीखेंगे। मैं सोच रहा था कि क्या इन दिनों आप व्यस्त हैं? चीनी में कैसे कहा जाता है? आप कह सकते हैं 你最近忙吗？ 最近忙吗？ का अर्थ है अब। इसे बार बार हम बता चुके हैं। 你 最近इन दिनों
मांग का मतलब है व्यक्त। व्याकरण में वो विधेय है। मांग मां निवाद शब्द है जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है। मां अब धीमी गति में ये वाक्य सुनिए। 你最近忙吗？ 你最近忙吗 क्या इन दिनों आप व्यस्त हैं? अब हम बातचीत का पहला भाग सुने। 你最近忙吗？ 我很忙， 忙什么？ 工作。 छोटा दोस्तों, ये है बातचीत का पहला भाग। अब हम अभ्यास करें। 你最近忙吗？ 你最近忙吗 क्या इन दिनों आप व्यस्त हैं? 你 अब 你最近 इन दिनों 最近忙 व्यस्त 忙，你最近忙吗？你最近忙吗 यदि ये पूछना चाहते हैं कि आपकी रुचि क्या है तो चीनी में इसे कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 你的爱好是什么？ 你的爱好是什么？ सही। 你的 का अर्थ है आपका। 你的爱好 रुचि 爱好是 होना 是什么क्या 什么？是什么क्या है 是什么？ पूरा वाक्य 你的爱好是什么？ 你的爱好是什么 अर्थात आपका शौक या रुचि क्या है? अच्छा, अब ये बातचीत सुनिए। मेरा 爱好是什么？我喜欢看书，你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。यदि मैं कहना चाहूँ कि मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है तो चीनी में इसे कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 我喜欢看书。我喜欢看书。我 मैं 喜欢पसंद 看书 पुस्तक पढ़ना। 看书。我喜欢看书。我喜欢看书。मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। खूब। फिर से बातचीत का दूसरा भाग सुनिए। 你的爱好是什么？我喜欢看书，你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。इस वाक्य में मीना आया इसका क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। 你呢 का अभिप्राय है आपकी क्या रुचि है? यानी कि और आप मीना मेरा एक दूसरा सवाल भी है। बातचीत दो में पुरुष ने क्या कहा था? मुझे उसने कहा था 我喜欢旅游 अर्थात मुझे घूमना पसंद है। ठीक है वो शिफान लिखो। बस अब मैं अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ यानी सप्ताहांत में आप प्राय क्या करते हैं? इसे चीनी में कैसे कहा जाता है? चीनी में कह सकते हैं 周末你一般干什么？周末你一般干什么？周末 सप्ताहांत 周末你 आप 你一般 आमतौर पर 一般 干 करना 什么 क्या 什么干什么 क्या करना 干什么？周末你一般干什么？周末你一般干什么？सप्ताहांत में आप प्राय क्या करते हैं? तो आइए बात की बातचीत फिर सुने। 周末你一般干什么？ 打网球。बहुत अच्छा। अब पूरा बात सुनिए। बातचीत है 你最近忙吗？我很忙，忙什么？工作。बातचीत है 你的爱好是什么？我喜欢看书，你呢？你有什么爱好？我喜欢旅游。 बातचीत है 周末你一般干什么？ 打网球。मुझे ये बातचीत बहुत पसंद है। आज के अंत में अब गौतम भाई से चीनी संस्कृति की विशेषताओं के बारे में कुछ सुने। इनमें यह कहावत है कि इस तरह पेड़ की छाल होती है उसी तरह मनुष्य का मुख होता है अर्थात मनुष्य में शर्म होती है। अधिकांश चीनी लोग पीएनजी पर बड़ा ध्यान देते हैं। पीएनजी चीनी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी भाग या मुख, किंतु इसका एक गहरा और दूसरा अर्थ भी होता है मान मर्यादा इज्जत। सदियों की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा और कंफ्यूशियस के विचारों के प्रभाव के कारण चीनी लोग दूसरों के साथ व्यवहार के दौरान हमेशा उनकी मान मर्यादा
मर्यादा का ध्यान रखते हैं और सार्वजनिक रूप से दूसरों की इज्जत नहीं उछालते। यदि किसी दोस्त से कोई गलती हो भी जाए तो फिर वे उसका भावना दूसरों के सामने छोड़कर उसे बेइज्जत नहीं करते हैं। चीनियों के विचार में दूसरों की लाज इज्जत बनाए रखने का तात्पर्य अपनी इज्जत बनाए रखना है। याद रखें, चीनियों के साथ संपर्क के दौरान उनकी लाज रखना न भूलें। श्रोता दोस्तों, आज का वाक्य होगा नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।